हेलो, मैं डॉक्टर अनीता कावड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज बच्चों हम फर्स्ट ईयर आर्ट्स हिस्ट्री के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत प्रागैतिहासिक शिकारी संग्राहक इस क्रम में भाग 3 के अंतर्गत हम आगे के अध्ययन करेंगे। आज हम खास तौर से पाषाण उपकरणों की बात करेंगे। पूरा पाषाणकालीन उपकरण, पूरा मध्य पाषाणकालीन उपकरण और उच्च पूरा पाषाणकालीन उपकरण। उसके बाद में मध्य पाषाण काल के उपकरण किस प्रकार के थे, इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और उसकी स्क्रीन भी हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। जैसा कि हमें ज्ञात है कि इस समय तक प्रागैतिहासिक युग के संदर्भ में कह सकते हैं कि विश्व का प्रत्येक प्राणी अपने जीवन निर्वाह की आवश्यकताओं को अनेक तरीकों से पूरा करने की चेष्टा करने लगा था और वह इनकी पूर्ति अपने निकट के वातावरण से स्वयं के अनुकूल बनाने और उससे जीवन निर्वाह की वस्तुएं प्राप्त करने की चेष्टा करने लगा था। वातावरण की जिन वस्तुओं को मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक विशेष रूप में ढाल लेता है, उन्हें प्रागैतिहासिक पुरातत्ववेत्ता की भाषा में संस्कृति या कल्चर कहा जाता है। यहाँ पर मनुष्य ने अपने जीवन का सबसे लंबा काल इसी युग में व्यतीत किया था। इसी युग में प्रकृति से संघर्ष कर उसने जीने की कला सीखी थी और इस समस्त युग को क्रमशः हम लोअर, मिडिल और उच्च, लोअर, मिडिल और अपर इन युगों में बांटते हैं। इन विभिन्न चरणों में मानव विकास की प्रक्रिया आरंभ हुई, जिसका प्रभाव बाद की प्रगति पर पड़ा। ये विभाजन पत्थर के वृहत हथियारों के आधार पर किया गया है। यहाँ पर निम्न पूरा पाषाण काल की बात करें तो मानव जीवन का जो तरीका था वो आखेट एवं संग्रहण। मध्य पूरा पाषाण काल में आखेट और संग्रहण नहीं था। उच्च पूरा पाषाण काल में भी आखेट एवं संग्रहण था। मध्य पाषाण काल का जो सेकंड स्तर है उसमें आखेट, संग्रहण, मत्स्य पालन और पशुपालन और थोड़ा बहुत कला की अभिव्यक्ति यहाँ पर हमें शैल चित्रों के रूप में दिखाई देती है। नव पाषाण काल, इसमें कृषि और पशुपालन पर आधारित खाद्य उत्पादन उसने सीख लिया था। तो ये सारी जानकारी हमें पत्थरों के उपकरणों से प्राप्त होती है और इसी की हम आज यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो मानव विकास की प्रक्रिया के साथ साथ उसके उपकरण बदलते रहे, विकसित होते गए। किसी युग विशेष में एक ही प्रकार के उपकरणों का बाहुल्य था। इसी को आधार मानकर विद्वानों ने मानव सभ्यता के इतिहास को क्रमशः पाषाण युगीन, ताम्रकाल, कांस्यकाल और लौह युग ये नाम दिया है। स्टोन एज, कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज। तो इस तरह से ये विभाजन किया गया है। कालांतर में मनुष्य के क्रमिक विकास के आधार पर मानव सभ्यता को मुख्यतः 2 भागों में विभक्त किया गया, पाषाण युग और धातु युग। इनमें प्राचीनतम पाषाण युग था। पाषाण युग को हमने 3 भागों में विभक्त किया था, पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग। पूरा पाषाण युग को भी हमने फिर 3 भागों में बांटा था, पूरा प्राचीन पाषाण युग, पूरा मध्य पाषाण युग और पूरा उच्च पाषाण युग। फिर दूसरा युग था मध्य पाषाण युग और फिर नव पाषाण युग, जिसे पैलोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज कहा जाता है। तो मानव सभ्यता का विकास इसी पाषाण युग में हुआ। पुरातात्विक अध्ययनों में तकनीकी शब्दावली का विशेष अर्थ और संदर्भ में प्रयोग होता है। प्राक इतिहास में संस्कृति का अर्थ भी तकनीकी संदर्भ के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। समान प्रकार के उपकरण समान सामग्री से निर्मित हो तथा एक ही स्थल से प्राप्त हो तो उसे उद्योग कहा जाता है। एक स्थल से प्राप्त सभी उद्योगों को सम्मेलन या असेंबलेज कहा जाता है। अगर एक ही प्रकार के पाषाण उपकरण अनेक स्थलों से प्राप्त होते हैं तो उन्हें समान पुरातात्विक संस्कृति कहा जाता है। तो ये चर्चा हम
अन्य जो उपकरण रहे हैं उसके आधार पर यहाँ पर हमने ये विभाजन देखा है पुरापाषाण काल का, निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण, उच्च पुरापाषाण। और यहाँ पर पेबुल और एवं क्रोड उपकरण हैं। मध्य पुरापाषाण में फ्लैक उपकरण आ गए हैं, फ्लैक एवं ब्लेड उपकरण। फिर मध्य पाषाण काल में सूक्ष्म पाषाण उपकरण है, छोटे छोटे पत्थरों के औजार यहाँ पर हमें मिलते हैं। नव पाषाण काल में उन पे घिसकर और चिकने करके हस्त कुठार और सैल्ट हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। ये चित्र है, इसमें हमें जो प्रारंभिक युग हैं तो उसमें तो पत्थरों के औजार बड़े, विशाल और भौंडे से होते थे। मध्य उसके बाद की स्तरों में थोड़े औजारों में उसमें हमें अंतर दिखाई देता है। और मध्य पाषाणकालीन जो औजार हैं वो छोटे छोटे होते थे। तो पूरा पाषाण उपकरण में मुख्य रूप से 3 प्रकार के उपकरणों का निर्माण किया जाता था: पेबल, क्रोड और क्लैक। पेबल तकनीक में पत्थर को काम में लिया जाता था बिना उसमें बहुत अधिक छेड़छाड़ किए। प्राग इतिहास के पुरातत्व विशेषज्ञ उपयोग के निशान और घिसाव देखकर इन उपकरणों के उपयोग का अनुमान लगाते हैं। पेबल तकनीक में क्रोड उपकरण में मूल पत्थर, जिसे कोर भी कहा जाता है, उसे थोड़ा सा आकार देकर उपकरण बनाया जाता है। क्रोड तकनीक प्रारंभिक उपकरणों की तकनीक है जिसमें चॉपर, चॉपिंग उपकरण प्रमुख हैं। चॉपर में एक तरफा धार होती है और चॉपिंग में दोनों तरफ धार बनाई जाती थी। फ्लैक तकनीक में क्रोड पत्थर में छोटे छिलके उतार कर धारदार उपकरणों का निर्माण किया जाता था। तो ये हमें पुरापाषाणकालीन उपकरण मिलते हैं। इसके अलावा यदि हम इन चित्रों के आधार पर इसे समझने का प्रयास करें तो जो हथियार हैं वो पाषाण के होते थे। औजार बेडोल और भौंडी आकृति वाले होते थे। प्रारंभिक समय में इनका जो अधिकांश भाग हिमयुग, आइस एज के अंतर्गत व्यतीत हुआ। इस युग के हथियार थे हाथ की कुल्हाड़ी, खंडक उपकरण, चॉपिंग टूल्स, क्रोड एवं फलक। भारत में संस्कृति के 2 प्रमुख केंद्र थे। उत्तर पश्चिम में सोहन, जो कि पाकिस्तान में सोहन नदी के किनारे हैं, अथवा पेबुल चॉपर चॉपिंग संस्कृति, और दक्षिण भारत की हैंड एक्स क्लीवर या मद्रास संस्कृति। इन संस्कृतियों का उद्भव नदियों की घाटियों में हुआ था। तो मनुष्य इस समय एक शिकारी का जीवन ही व्यतीत करता था। शिकार उसके जीवन यापन के साथ साथ जीवन सुरक्षा का भी साधन था। पशुओं का शिकार कर उनका मांस खाता था, उनके चर्म से अपने शरीर को वस्त्र के रूप में ढकता था, बनाता था, और उसकी हड्डी से शस्त्र बनाता था। आखेट उस युग में उनके मनोरंजन का भी साधन था। पुरातत्ववेताओं का मानना है कि पुरापाषाण युग में किसी प्रकार की धार्मिक भावना नहीं थी और खुदाई में भी ऐसा कोई उपकरण नहीं मिला है जो उनकी धार्मिक भावना को बताता हो। कोई पूजा स्थल भी नहीं मिला है। खुदाई में न तो मृतकों की समाधियाँ मिली और न ही अंत्येष्टि क्रियाकांड के प्रमाण मिले हैं। तो जंगलों में मृतकों के शव या तो जंगली जानवर द्वारा खा लिए जाते थे या जंगल में गलकर मिट्टी में समा जाते थे, और मानव जीवन एक तरह से खाना बदोश जीवन रहा था। मध्य भारत और दक्षिण भारत की खुदाई में ऐसे अनेक पाषाण औजार हमें मिले हैं। कुल्हाड़ियाँ विशेष रूप से मिली हैं। मध्य प्रदेश के भीमबेटका और उत्तर प्रदेश के बैलन की घाटी, मिर्ज़ापुर से गुफाओं के अस्तित्व का प्रकाश में आया है। तो ऐसा लगता है कि यहाँ मानव समूह बनाकर रहने लगा था। इस युग का मानव कितना ही बर्बर क्यों न रहा हो, पर ये सही है कि वह सभ्यता के मार्ग पर अग्रसर हो चुका था। इस युग का मानव न तो किसी धातु से परिचित था और न ही वो अभी तक मृद भांड बनाना जानता था। यदि हम मध्य पाषाण युग की बात करें तो ये एक संक्रांति का काल था जो पूर्व पाषाण और नव पाषाण के मध्य का है।
ये पहले तो बहुत दिनों तक विद्वान मध्य पाषाण युग के अस्तित्व को नहीं स्वीकारते थे, परंतु 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांस में मास द जिल नामक स्थान से कुछ ऐसे उपकरण पत्थरों के मिले जिन्होंने ये धारणा की पुष्टि की कि पूरा पाषाण युग और नव पाषाण युग के मध्य अंतराल था। वस्तुतः ये काल नवपाषाण का अग्रगामी था। पूरा पाषाण युग की समाप्ति पर संपूर्ण विश्व में भारी जलवायु परिवर्तन हुए। वातावरण में हुए परिवर्तनों के कारण मनुष्य के लिए सर्वथा नवीन अनुकूलन आवश्यक हो गया था और इस युग में वैसे तत्वों का विकास हुआ जिन्होंने नवपाषाण युग में मानव के सामाजिक आर्थिक जीवन में महान परिवर्तन ला दिए थे। भारत में सबसे करीब 8000 वर्ष पूर्व हिमयुग के समाप्त होने पर नूतन काल के आरंभ होने के साथ ही मध्य पाषाण कालीन संस्कृति का उदय माना जाता है। मध्य पाषाण कालीन संस्कृति में अनेक तत्व देखने को मिलते हैं। जनसंख्या में वृद्धि और आखेट की सुगमता से मानव अब छोटी छोटी टोलियां बनाकर रहने लगा। स्थायी निवास की परंपरा निकली। मनुष्य छोटी पहाड़ियों की कंदराओं में निवास करने लगा। पहाड़ी कंदराओं में प्रवास करते मनुष्य ने गुफाओं की दीवारों पर रॉक आर्ट या शैल चित्र बनाना आरंभ किया। इसके प्रमाण हमें सीमा प्रांत में चारगुल से लेकर आसाम और कर्नाटक से तक प्रचुरता से हमें मिलते हैं। चित्रकला का सबसे बड़ा भंडार विंध्याचल की पहाड़ियों में भीमबेटका से मिला है, जो भोपाल के करीब है, के समीप है। यहाँ की 500 गुफाओं में उस काल की कला के विभिन्न चित्र मिले हैं जो मानव सभ्यता के विकास को समझने में उपयोगी हैं। इन साक्ष्यों से ये पता चलता है कि मध्य पाषाणकालीन मनुष्यों ने शवों को दफनाना आरंभ कर दिया था। उत्खनन में मानव अस्थिर पंजर प्राप्त हुए हैं और ऐसा भी माना जाता है कि शव के साथ अनुष्ठान मूलक सामग्री रखना और लोकोत्तर जीवन के बारे में सोचना भी उसने आरंभ कर दिया था। बागोर से शवों को सुनियोजित ढंग से दफनाने का पता चला है। पशुपालन भी इस युग में आरंभ हो गया था। झोपड़ियों में रहने के प्रमाण भी मिले हैं और ये सारी चीज़ें से ये पता चलता है कि मध्य पाषाण का जीवन पहले से उन्नत हो गया था। तो भारत में भी हमें मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के बाद हमें नव पाषाण कालीन संस्कृति के आविर्भाव होने के प्रमाण मिलते हैं। पाषाण युगीन मानव सभ्यता का यह अंतिम कालखंड है और इस युग में मानव ने भौतिक दृष्टि से उन्नति की थी और वास्तव में देखा जाए तो प्रागैतिहासिक काल में मानव विकास की सबसे ऊंची सीढ़ी नव पाषाणकालीन संस्कृति थी। यद्यपि कालक्रम के हिसाब से ये युग काफ़ी छोटा था, तथापि सारे क्रांतिकारी परिवर्तन इस युग में हुए थे। ये बताना कठिन है कि इस युग का आरंभ कब हुआ और आरंभ करने वाली कौन सी जाति थी, पर विश्व स्तर पर यह माना जाता है इस युग की संस्कृति का आरंभ 7000 वर्ष पूर्व हुआ। पुरातत्ववेताओं की धारणा है कि मानव ने जिस समय से सुचारू रूप से कृषि कर्म आरंभ कर दिया, संग्राहक से अब वह भोजन उत्पादक बन गए, तभी से नवपाषाण काल का आरंभ हुआ था। इस संबंध में गार्डन चाइल्ड का मत है कि नवपाषाण युगीन संस्कृति का उद्भव पश्चिम एशिया के धनवाकर क्षेत्र में हुआ और वहीं से संस्कृति विश्व के अन्य भागों में फैली। परंतु आधुनिक खोजों से अब ये सिद्ध हो गया है कि विश्व के विभिन्न भागों में अनेक क्षेत्रों में सर्वथा स्वतंत्र रूप से अपने अपने यहाँ की प्रमुख फसलों के सारे खाद्य उत्पादन की अवस्था में ये पहुँच गए थे। भारत में अनेक नवपाषाणिक बस्तियों के प्रमाण मिले हैं। सबसे पहला और सबसे स्पष्ट प्रमाण मेहरगढ़, सिंध और बलूचिस्तान, जो कि अब पाकिस्तान में, वहाँ से मिलता है। संभवतः इस जगह में 7000 ईसा पूर्व में कृषि उत्पादन का व्यवसाय आरंभ हो चुका था। यहाँ 5000 ईसा पूर्व में ही गेहूँ और जौ की विभिन्न प्रजातियों का उत्पादन हो चुका था। इसके प्रमाण मिले हैं। इसी प्रकार बुर्ज होम कश्मीर, गीली गुल मोहम्मद क्वेटा घाटी पाकिस्तान और काफ़ी सारी चीज़ें हमें बलूचिस्तान, रावलपिंडी,
यहाँ से मिली। इसके अलावा मांस की ब्रह्मगिरी कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में पिकहलिल, उटनूर यहाँ से भी हमें मिले हैं, तमिलनाडु से, और राजस्थान में कालीबंगा से कृषि के प्रमाण, प्राचीनतम कृषि के प्रमाण हमें मिले हैं। और असम और मेघालय से भी नवपाषाणिक उपकरण मिले हैं। इन सभी स्थलों में विकसित बलूचिस्तान और सिंध की नवपाषाणिक संस्कृतियाँ थी, जिन्होंने ग्रामीण सभ्यता की स्थापना की और आगे चलकर हड़प्पा संस्कृति के शहरी स्वरूप को भी प्रभावित किया। दक्षिण भारत की नवपाषाणिक बस्तियाँ 2500 वर्ष ईसा पूर्व से अधिक पुरातन नहीं मानी जाती, और उस विवरण से स्पष्ट है कि नवपाषाणिक संस्कृति मध्य पाषाणिक संस्कृति से अधिक विकसित थी और भारत के विशाल भूभाग में ये विस्तृत हो चुकी थी।